All tables of NCERT CUET 2026 बायोलॉजी। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2026 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, जहां पर हम NCERT में दी गई हर एक टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। आज की वीडियो में हम सारी की सारी टेबल्स डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, यानी 15 से 20 नंबर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहली टेबल के साथ। देखिए, फर्स्ट टेबल जो एनसीईआरटी में दी गई है जेनेटिक्स के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर, हमें पता है मेंडल साहब जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, 7 ईयर तक पी के ऊपर यानी पाइसम सेटाइवम पे काम किया था। पाइसम सेटाइवम की उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे बात की, यानी कि 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की उन्होंने बात की। तो इन 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को हमें याद रखना है। पहला था सीड का शेप राउंड हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है, ये सारे डोमिनेंट आएंगे इस तरफ, ये सारे रिसेसिव। सीड का कलर येलो ग्रीन, फ्लावर का कलर वॉयलेट वाइट, पोड की शेप फुल कंस्ट्रिक्टेड, पोड का कलर ग्रीन येलो, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, एंड स्टेम की हाइट टॉल या ड्वार्फ। ये 7 कैरेक्टर थे इन्होंने चूज किए थे अपनी स्टडी को करने के लिए। इन्हीं 7 कैरेक्टर को एक टेबल की फॉर्म में भी दिया, कंट्रास्टिंग ट्रेड की फॉर्म में, यानी स्टेम की हाइट टॉल ड्वार्फ हो सकती है, फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन पॉड शेप, पॉड कलर सीड शेप। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड आती है हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर ये वाली टेबल। इसके अंदर से क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आ सकता है कि अगर फादर ए ब्लड ग्रुप वाला है, मदर बी ब्लड ग्रुप वाली है और दोनों हेट्रोजाइगस है, तो बच्चे में क्या चांसेस है, इस तरीके से। तो आपको पहली बात याद रखनी है, क्या पहली बात आपको याद रखनी है कि जब भी ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। देखिए, आपको ये याद रखना है कि ए ब्लड ग्रुप के लिए IA एलील होता है, बी ब्लड ग्रुप के लिए IB होता है और O के लिए IO होता है। ए और बी दोनों डोमिनेंट है और रिसेसिव है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो या तो ये IA IO हो सकता है या IA IA हो सकता है। ये है हेट्रोजाइगस, ये है होमोजाइगस। AB की बात करें तो ये IA IB होगा, A अगेन IA IO IA IA होगा, AB IA IB होगा, B IB IO भी हो सकता है और IB IB भी हो सकता है। ये क्या है, होमोजाइगस, ये क्या है, हेट्रोजाइगस। O क्या होगा, ये तो होमोजाइगस ही होगा, IO IO। तो अगर मैं आपको बोलूं फादर A ब्लड ग्रुप वाला है, मदर B ब्लड ग्रुप वाली है और दोनों होमोजाइगस है, होमो मतलब दोनों एलील सेम है, तो सीधी सी बात है ये IA IA होगी, ये IB IB होगी। तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, IA IB, यानी ऑल द चिल्ड्रंस आर AB ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर हम बोल देते कि ये दोनों हेट्रो है, तो ये IA IO होता, ये IB IO होता, तो चांसेस होता IA IO IB IO IA IB IO IO, यानी A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, O भी हो सकता है। बात समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगले पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या ग्राफ दिया हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। सीधी सी बात है, कोई चीज ऐड होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, कोई चीज माइनस होगी तो घटेगी। इमिग्रेशन मतलब बाहर की दुनिया से हमारी दुनिया में लोग आ गए तो ऐड हो गए। ठीक है, एमिग्रेशन चले गए तो माइनस हो गए, चले गए तो माइनस हो गए। नेटेलिटी यानी बर्थ हुए, नए जन्म हुए तो आ गए तो प्लस हो गए। मोर्टेलिटी डेथ हो गई तो कम हो गए। बस इतनी सी बात थी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, इमिग्रेशन और नेटेलिटी से बढ़ती है, एमिग्रेशन और मोर्टेलिटी से घटती है। क्लियर। अगले ग्राफ पे चलते हैं, अगली टेबल पे। ये हमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात की गई हुई है, तो इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखोगे IMOC, सबसे ज्यादा इंसेक्ट, फिर मोलस्क, फिर अदर एनिमल, फिर क्रस्टेशियन, IMOC। ठीक है, इसको याद रखोगे फिशेस का मकबरा, तो फिशेस का मकबरा। ठीक है, फिशेस का मकबरा। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। और इसे कैसे याद रखोगे, फाला FALA फाला, फंगस एल्गी लाइकन एंजियोस्पर्म, FM फाला FM या फलाना FM। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ पर एड्स का एक डायग्राम दिया हुआ है कि एड्स कैसे फैलता है। तो देखिए एड्स ने क्या किया, एड्स हमें पता है HIV वायरस से फैलता है। HIV एक रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। तो ये मान लीजिए रेट्रोवायरस HIV है, इसके पास RNA था, इसने हमारी एनिमल सेल के ऊपर अटैक किया और अपना RNA बॉडी के अंदर दे दिया। अब हमारी बॉडी का तो जेनेटिक मटेरियल DNA है, तो इस RNA ने अपने आप को DNA में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद रखना है आपको, RNA से DNA बनना विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब DNA हमारी
हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, हमारी होस्ट की सेल में एंटर कर जाएगा, हमारे जीनोम में एंटर कर जाएगा, और हमारा डीएनए जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब ये वाला डीएनए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे बहुत सारी कॉपीज बना लेगा और फिर बॉडी में फैलता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी की टी हेल्पर सेल को जाकर इफेक्ट करेगा और टी हेल्पर सेल की क्वांटिटी को कम कर देगा, और टी हेल्पर सेल कम हो जाएंगे तो बॉडी जो होगी उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी और एड्स हो जाएगा। बात समझ में आई? एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एलाइसा क्या है? एंजाइम्ड लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट फॉर द एड्स। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन, अगले डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरेक्शन। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दोनों का फायदा, दोनों का फायदा, जैसे कि लाइकन्स, माइकोराइजा। कॉम्पिटिशन, दोनों का नुकसान, दोनों का नुकसान। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक का फायदा एक का नुकसान, एक का फायदा एक का नुकसान, नुकसान। ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा एक को फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि वेल के ऊपर बार्नेकल्स बैठे हैं। ठीक है। अमेंसलिज्म में एक का नुकसान और दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसमें दोनों का प्रॉफिट, किसमें क्या। इससे स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मेल के लिए स्क्वायर यूज होता है, फीमेल के लिए सर्कल, सेक्स अनस्पेसिफाइड, इस तरीके से स्क्वायर बना देते हैं। अफेक्टेड को कलर कर देते हैं। ठीक है। मेटिंग सिंगल लाइन, रिलेटिव्स की मेटिंग डबल लाइन। पहली जनरेशन हो गई ये। ठीक है। इसमें क्या हुआ? पेरेंट्स जो है वो नॉन अफेक्टेड है लेकिन बच्चा अफेक्टेड है, और इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, सीधे बन गया। ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आती है हमारे पास मलेरिया की साइकिल। देखिए मलेरिया में क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोजोइड्स। जैसे ही वो किसी इंसान को काटती है, स्पोरोजोइड इंसान के ब्लड में चला जाता है। अब स्पोरोजोइड को ग्रो करने के लिए चाहिए खाना। खाना हमारी बॉडी की फ्रिज में होगा। फ्रिज कौन है? लीवर, जहाँ पे सारा खाना पड़ा होता है। तो ये सीधे स्पोरोजोइड हमारे लीवर के पास जाते हैं और लीवर में मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। लीवर की सेल में एंटर करके मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सेल फट जाती है, और फट के ये सारा का सारा जो इनके मल्टीपल स्पोरोजोइड्स होते हैं, ये सारे के सारे किसमें चले जाते हैं? आरबीसी में। आरबीसी में जाके फिर ये मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। आरबीसी की सेल भी फट जाती है। जब वो फटती है तो यहाँ पर हीमोजोइन ग्रेन्यूल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चिल्स आते हैं, बुखार आता है। ठीक है। और ये जो होते हैं फिर गेमीटोफाइट बना लेते हैं, फीमेल गेमीटोफाइट, मेल गेमीटोफाइट। अब फिर एक मच्छर आएगा और वो हमें हमारा ब्लड को चूसेगा। ब्लड चूसेगा तो वो गेमीटोसाइट्स को अपने साथ ले जाएगा, मेल को भी फीमेल को भी। लेकिन अभी तक इनका फ्यूजन नहीं हुआ, मेल और फीमेल दोनों इसके गट में चले गए। ठीक है। अब इसके गट में जाकर वहां पर फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनेंगे? स्पोरोजोइट बनेंगे। अब ये स्पोरोजोइट गट से चले जाएंगे सेलिवरी ग्लैंड के अंदर, और फिर सेलिवरी ग्लैंड से फिर ये किसी इंसान को काटेगा और उसके ब्लड में चले जाएंगे। तो इस तरीके जो प्लाज्मोडियम है वो अपने आप को ग्रो करवाने के लिए 2 जनों की हेल्प लेता है। एक है ह्यूमन और एक है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। तो हमें लगता है कि मच्छर हमें काट रहा है, लेकिन एक्चुअली मच्छर खुद ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो ये था मलेरिया पूरा का पूरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये हमने ग्राफ में कर लिया था, फिर भी सुन लो, इसकी ट्रिक बताई थी। PMC 432, यानी पी के अंदर 4 है, मीसोजोइक में 3 और सीनोजोइक में 2। ठीक है। सीलू ने देव से कार चलाने की परमिशन ली, तो देव बोला तू जरा क्रेटा चला ले, तो सीलू बोला थैंक यू। क्वाटरनरी में फेमस है एंजियोस्पर्म, टर्शरी में ब्रायोफाइट और मोनोकोटिलिडन्स, क्रिटेशियस में डाइकोटिलिडन्स। इतना याद रखना था। नेक्स्ट यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है डायनासोर के बारे में। डायनासोर कब अराइव हुए? ट्रायसिक में। कब खत्म हुए? टर्शरी में। ठीक है। चलिए मेंस्ट्रुएशन की बात भी हमने कर ली थी, सुनिए ध्यान से। 30 डेज की साइकिल होती है, 28 to 30 डेज। इसमें पहले 7 दिन क्या चल रही है? मेंस्ट्रुएशन चल रही है। क्या चल रही है? मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स चल रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। 7 से 14th डे तक फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज होता है, फॉलिकल बनती है, फॉलिकुलर। ठीक है। फिर आती है 15 to 29 लूटियल फेज। क्या होती है? लूटियल फेज। एंड सीक्रेटरी और लूटियल फेज के बाद नई साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारी बॉडी में FSH ज्यादा था, LH नॉर्मल था, एस्ट्रोजन नॉर्मल, प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल। जैसे ही फॉलिकुलर फेज आया FSH कम होना शुरू हुआ, क्योंकि FSH ने फॉलिकल की ग्रोथ करवाई। FSH ने क्या करवाया? फॉलिकल की ग्रोथ करवाई। जब फॉलिकल ग्रो हुए तो फॉलिकल ने रिलीज किया एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन भी बढ़ गया। बात समझ में आई? FSH कम हुआ, फॉलिकल की ग्रोथ हुई, और वहां से क्या निकला? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल है, LH नॉर्मल है। फिर 14th डे में एकदम से LH बढ़ गया,
जिसे बोलते हैं LH सर्ज, ओवम रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन। बचे हुए पार्ट को बोलेंगे कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम अब प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाए रखना ताकि प्रेगनेंसी हो सके, ताकि अगर स्पर्म आ जाए तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके। तो प्रोजेस्टेरोन जब तक कॉर्पस लूटियम रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा। लूटियल फेज के दौरान कॉर्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरोन के थ्रू एंडोमेट्रियम को बनाए रखा। अब धीरे धीरे विद टाइम क्या होगा, जब स्पर्म आया नहीं, तो धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होने लगेगा। जब ये डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लगेगा और एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाएगी। दिस इज मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें क्या याद रखना है, 14th डे ओव्यूलेशन होती है जो कि LH सर्ज से आती है। फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है और लूटियल या सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है। बस इतनी ही कहानी थी जो इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोडोन का डायग्राम। जेनेटिक जो हमारी कोडोन है उसका डायग्राम आ गया। ठीक है, जेनेटिक कोड में 3 कोडोन्स होते हैं, मतलब एक कोडोन में 3 हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस। इसमें क्या क्या याद रखना है, देखिए इसमें आपको याद रखना है UAA, UAG और UGA, ये तीनों स्टॉप कोडोन होते हैं। उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये 3 याद रखने हैं स्टॉप कोडोन। मिथियोनिन जो होता है, उल्लू आया, उल्लू गया, मिथियोनिन ये स्टार्ट कोडोन होता है। ये क्या होता है, स्टार्ट कोडोन जनरली। वैलिन होता है गुग, ग्लूटामिक एसिड होता है गैग। तो हमेशा हमारे सिकल सेल एनीमिया में याद आता, ये इंपॉर्टेंट होता है कि गुग गैग रिप्लेस हो गए थे। ठीक है, 6th पोजीशन से, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में एवोल्यूशन में दिए हुए हैं, आपको याद रखने हैं। प्लेसेंटल मैमल्स के एग्जांपल मोल, एंटीरिएटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट और वोल्फ। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में मार्सुपियल मोल, नम्बैट, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फ्लेंजर, टेस्मेनियन टाइगर कैट, टेस्मेनियन वोल्फ। ठीक है, बस ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। लास्ट आ गया हमारे पास एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में क्या याद रखना है आपको, देखिए एंटीबॉडी जो होती है इसके पास ये 2 हैवी चेन होती है, ये 2 लाइट चेन होती है। इनके पास 16 डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। ये 8 हो गई, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। ये जो एंटीबॉडी है इसका ये वाला जो रीजन होता है ऊपर वाला, ये होता है वेरिएबल रीजन, और ये जो बचा हुआ रीजन होता है ये होता है कांस्टेंट रीजन। इसे बोलते हैं फैब रीजन, इसे बोलते हैं FC रीजन। ठीक है, फैब रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी कि एंटीजन कहाँ पे बाइंड करता है हमेशा, तो एन एंड पे, इस पे। ठीक है, एन एंड के ऊपर, इतनी बात याद रखनी है। एंटीबॉडी 5 तरह की होती है। एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है, 5 तरह की। कौन कौन सी होती है, तो ये आपको याद रखनी है। देखिए ये होती है IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप और क्या चीज याद रख सकते हो, इसके अंदर आप याद रख सकते हो कि कौन सी एंटीबॉडी जो है वो बिल्कुल इसकी जैसी दिखती है। देखो G, E और D बिल्कुल ऐसी होती है, सिंगल यूनिट। जो M होती है वो पेंटामर होती है, 5 यूनिट से मिलकर बनती है, ऐसे 3, 4, 5। और जो IgA होती है वो ऐसे डाइमर होती है, 2 यूनिट से मिलकर बनती है। ठीक है, और क्या याद रखना है, IgG, IgE इन सब के बारे में। तो IgG के बारे में याद रखेंगे, ये मोस्ट अबंडेंट होती है और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान आती है। IgM जो होती है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान आती है। IgA हमारे टीयर्स में, हमारे सलाइवा में और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाई जाती है, कोलोस्ट्रम में। IgE एलर्जी के दौरान आती है। एंड IgD हमारे बी सेल के सरफेस के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, फंक्शन इसका अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये थी अबाउट एंटीबॉडी। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द टेबल्स ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।